नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के गणित विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें प्रश्नावली 1.1 का सवाल और उसके परिचय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल, पांचवा सवाल आपके सामने है। इसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे आज प्रश्नावली 1.1 क्या कर दिया जाए, आपका समाप्त कर दिया जाए। चलिए देखते हैं कि इसका हल कैसे होगा। प्रश्न है कि HCF 306,657 का जो HCF दिया वो कितना दे दिया, आपका 9 दे दिया। कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। ठीक है, तो था इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। अब सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? सूत्र जो इसका है आपका पहली संख्या, सूत्र आपका है पहली संख्या गुणे में आपका है दूसरी संख्या, गुणे में आपका है दूसरी संख्या, बराबर में आपका होना चाहिए एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये सवाल आपको चुटकियों में लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगेगा देखिए। पहली संख्या आपका कितना है? 306, तो इसमें रखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 657, तो 657 बराबर आपको ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम को एलसीएम ही रख दो। और एचसीएफ का वैल्यू कितना दे दिया है? 9। कितना दे दिया है? 9। अब बस इसको काट दो। 9 से इसको काटोगे आपका 9 का 9 9 त्रिक 27, 3 30 हो जाएगा 36, 9 चौक 36, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा 34 गुणे 657 बराबर में आपका किसका है? एलसीएम। बस इसका गुणा करा लेंगे 657 में 34 का हम क्या करा लेंगे? गुणा। 34 का क्या करा लेंगे? गुणा करा लेंगे। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हाथ में लगा 2, 4 छक 24, 24 2 26, 3 7 21 का 1 हाथ में लगा 2, 3 5 15, 2 17 का 7 हाथ में लगा 1, और 3 छक 18, 18 1 19। इसको जोड़ेंगे 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हाथ में लगा 1, 9 2 11 81 12 का 2, 1 1 2, यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया 22,338। कितना आ गया? 22,338। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार इसका क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर अंक n अंक जो है 0 पे समाप्त हो सकता है। अंक 0 पे समाप्त होने का मतलब है अगर 6 पे कोई भी घात रखे तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। इकाई अंक 0 समाप्त होना वही आपका क्या होता है? अंक 0 पे समाप्त होना। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या को जब हम इकाई अंक 10 तभी प्राप्त कर सकते हैं, 0 तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसका जो अभाज्य गुणनखंड हो वो किस रूप में हो? 2 गुणे 5 के रूप में हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य पर अंक प्राप्त करने के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या का गुणनखंड आपका क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तब जाके उसका इकाई अंक क्या होगा? 0, क्योंकि 2 और 5 का गुणा कराएंगे तभी 10 बनेगा, और जब 10 बनेगा तभी 0 इकाई अंक प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 10 के गुणज के रूप में आएगा तभी आपका क्या होगा? वो 0 अंक देगा। लेकिन ये जो 6 है ना, अगर देखा जाए 6 का जो गुणनखंड आ रहा है 6 का,
गुणनखंड क्या है आपका, क्या बनेगा बेटा, 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 है, जो कि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अतः आप कह सकते हैं, अतः 6 पे पावर n के लिए, 6 पे पावर n के लिए कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए कैसे, मान लो 6 पे पावर हमने 1 रख दिया तो आपका कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 पे पावर 2 रखोगे तो 36 यानी कि आ जाएगा 36। 6 पे पावर 3 रखोगे तो आ जाएगा 216। कहीं ना कहीं सभी का इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, अर्थात 0 कभी प्राप्ति नहीं होगा, 0 की प्राप्ति नहीं होगा। यानी कि 0 की प्राप्ति करने के लिए आपका जो गुणज होना चाहिए 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए, चौथा हमने क्या लिखाया था कि एचसीएफ, ये दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है 9, ये सवाल में आपका दिया है, हमें इसका निकालना था एलसीएम। तो हमने सूत्र लिखा दिया आपको, पहला संख्या गुणे में आपकी है दूसरी संख्या, बराबर में क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फार्मूले पे हमें क्या करना था, सवाल को रखना था। पहली संख्या आपकी थी 306 तो 306 रख दिया गया, दूसरी थी 657 तो 657 रख दिया गया, बराबर में एलसीएम निकालना था तो एलसीएम, और एचसीएफ 9 सवाल में दिया था तो हमने रख दिया। 9 से काट दिया 306 को तो 34 बार गया, 34 का गुना करा लिया 657 में तो आ गया 22,338, जो कि इसका एलसीएम निकल कर आया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका सवाल देखिए, फिर एक बार चेक कर ले कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या होता है, 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, तो हो सकता है, नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 पे समाप्त करना है तो 2 और 5 का गुणज उसके रूप में आना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उस संख्या में 2 और 5 आपको मिलना चाहिए, जबकि 6 का जो गुणनखंड मिल रहा है 2 गुणे 3 मिल रहा है, अतः ये क्या होगा, इस रूप में नहीं होगा, और अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सवाल की छठा सवाल आपका है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13, 11 गुणे 13 प्लस में 13 है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में आपका क्या है 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 है। ये आपको दिखाना है भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये क्यों भाज्य संख्या है आपको दिखाना है। चलिए हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मान लो ये आपका y बराबर दे दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, तो एक काम करते हैं कि जो प्लस में है और जो गुणा में है उन दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, यानी कि 13 इसमें हो जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब इसमें क्या कर दो, भाग दे दो, तो 7 गुणे 11, 13 में 13 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1 बार, प्लस इसमें भी 13 से 13 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1 बार। ठीक है, आपका ये आ गया, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 13, और पहले कोष्टक के अंदर को तोड़ेंगे, 11 7 77 प्लस में 1। ठीक है, तो आपका y बराबर हो जाएगा 13 और 77 78, आपका ये आ गया, अर्थात इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक के अलावा इसके और 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो आप कह सकते हो कि ये भाज्य संख्या है। लिखोगे कैसे, y का, यहाँ y का लिखकर वहां, क्योंकि इसके बराबर मान लिया है, माना y, इसके बराबर हमने इसके y मान लिया है, तो लिख लेंगे y का 1 के अलावा अन्य दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अतः
y एक भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है। अगर एक के अलावा एक ही गुणनखंड इसका प्राप्त होता ना तो ये भाज्य नहीं होता, तो क्या कहलाता है? अभाज्य कहलाता है। लेकिन एक तो सबका होता है, मान लो एक सबका गुणनखंड होता है तो एक मिल गया, 78 मिल गया, 13, कहीं ना कहीं दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो गए। हमने जब अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया था तो क्या कहा गया था कि वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका अभाज्य। लेकिन यहाँ कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए? दो से अधिक। हमने भाज्य में ही लिखाया था ना कि वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य भाज्य कहलाते हैं। तो ये दो से अधिक गुणनखंड है तो कैसी संख्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य। अब इस वाले को देखो, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर है तो कितना है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में आपका है कितना? 5। हमने कहा था जो गुणे में और प्लस में उसको कॉमन ले लो तो x बराबर आपका हो जाएगा 5, फिर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 और 5 की जगह पे कितना हो जाएगा? 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 प्लस में 1, तो x बराबर 5। इसको गुणा करा लो, 7 42 42 चौक तो 42 गुणे 4 4 दूनी 8 4 चौके 16 168 168 3 वाटी 24 का 4 हाथ में लगा 2 36 का 18 18 2 20 का 0 हाथ में लगा 2 3 का 3 2 5 504 दूनी 2 चौका 8 2 0 5 10 1008 और प्लस में 1 तो x बराबर आपका आ गया 5 और गुणे में 1009। कितना आ गया? 1009। वहां भी लिखेंगे कि x का एक के अलावा ठीक है, एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं अतः x एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। हमने दोनों को आपको क्या कर दिया? दिखा दिया। ये सवाल में पूछा था कि ये वाली संख्या भाज्य क्यों है, तो उसका कारण हमने बता दिया क्योंकि एक के अलावा कई और गुणनखंड इसके प्राप्ति हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा? भाज्य संख्या कहा। एकदम डिट्टो ऐसे आपको ना एकदम कॉपी करके पेपर में लिखना है, आपको नंबर 1 भी नहीं कटेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। इस चैप्टर में 2 सवाल और बचे होंगे, उसको आप समाप्त करते हैं। ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट सवाल है और बहुत ही मजेदार सवाल है। इसको करके फिर हम अगले वीडियो में आपको देखेंगे कि प्रश्नावली 1.2 से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए इसको भी समाप्त करते हैं। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, वो कैसा है? आपका वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सोनिया। तो सोनिया को अगर हम देखें, हम लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। जबकि 18 मिनट लगते हैं। ठीक है। जबकि इसी मैदान का, यानी कि ये जो खेल का मैदान है का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। तथा रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है? आपका 12 मिनट। कितने लग रहे हैं? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि दोनों लोग एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये बिंदु ए से कर रहा है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दोनों का जहां से स्टार्टिंग पॉइंट वो भी सेम है और समय भी क्या है? सेम है।
चलना शुरू करते हैं। जब दोनों एक जगह पर चल रहे हैं तो पहली बार तो मिल चुके हैं, फिर कह रहा है वे दोनों एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि इनकी दिशा भी क्या हो गई, एक हो गया। कितने समय बाद, यानी कि चूंकि जिसका इसका टाइम क्या है, ज्यादा है, तो ये दूरी कम चल पाएगी, जबकि इसका टाइम कम है तो ये दूरी क्या होगा, अधिक से अधिक ले लेगा। ठीक है, कम समय में वो अधिक दूरी तय करेगा, यानी कि स्पीड इसकी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो कम समय ले रहा। इसकी स्पीड क्या है, कम है तो ज्यादा समय ले रही है। तो कब ये दोनों एक जगह पर फिर से मिल जाएंगे, सवाल ये है। जब मिलने और मिलाने की बात हो रही है, यहाँ ऐसा सवाल आ गया कि लाल बत्ती हरी बत्ती एक साथ जल चुकी है, पुनः कब जलेगी। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आएंगे तब हम उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक समय पर पुनः एक स्थान पर एक साथ मिलने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और 12, 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 6 त्रिक 18, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो दोनों मिल रहा है एक बार, यानी कि 2 गुणे 3, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः एक साथ मिलेंगे। ठीक है, पुनः एक साथ मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।